नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं गोविंद भाटी आज की क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी जो अलाभकारी संस्थाएं हैं वो हम अध्ययन कर रहे हैं। अलाभकारी संस्थाओं के लिए हमने पीछे बहुत क्लासें लगा ली, जिसमें हमने अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ, विशेषताएं, वित्तीय विवरणों के बारे में अध्ययन किया है और प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठे के बारे में हमने पढ़ा है। और प्राप्ति भुगतान खाते का हम किस प्रकार से निर्माण करते हैं, कैसे दी गई सूचनाओं से हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, ये हमने पीछे की कक्षा में पढ़ लिया है। तो उस क्लास का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जरूर देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई क्लास के वीडियो अपलोड किए जाए वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे, आज इसका हम आंकिक प्रश्न है उसका तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं अपने अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन वाले अध्याय में से। तो प्रश्न हमारे पास इस बोर्ड पर लिख रखा है, तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से देखना भी। देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि प्रश्न का हल आने से पहले प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपके प्रश्न समझ में आ गया कि हमारे पास क्या सूचनाएं दी गई है, क्या हमसे पूछा गया है, तो हम उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कौन सी सूचनाएं दी गई है, उनका लेखा किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए क्या क्या दिया गया है, तो दिए गए विवरणों से 31 मार्च 2020 को आय व्यय खाता बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, हमारे पास देखो क्या क्या है। फीस एकत्रित पिछले वर्ष की 80,000 सहित 5,20,000 रुपए, वर्ष की बकाया फीस 30,000 रुपए, वेतन भुगतान पिछले वर्ष का 5,000 सहित 68,000 रुपए, वर्ष के अंत में बकाया वेतन 3,000 रुपए, मनोरंजन वे 8,000 रुपए, टूर्नामेंट वे 25,000 रुपए, मीटिंग वे 18,000 रुपए, यात्रा वे 7,000 रुपए, पुस्तक एवं पाक्षिकों का क्रय जिसमें पुस्तक की राशि है, पुस्तकों की राशि 31,000 सहित 40,000 रुपए, किराया है वो 15,000 रुपए, डाक वे 6,000 रुपए, छपाई एवं लेखन सामग्री के 18,000 रुपए और प्राप्त दान है वो 25,000 रुपए। ये कुछ मदे हैं जिनके आधार पर हमें क्या बनाना है, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आय व्यय खाता है वो उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, और उपार्जन अवधारणा के जब आधार पर हम बनाते हैं तो इसमें हम चालू वर्ष के आयगत आय एवं आयगत व्यय का लेखा करते हैं। चालू वर्ष की यानी चालू जो वित्तीय वर्ष अब जो हमारे 31 मार्च 2020 को बनाना है, तो हमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के जो लेन देन है वो इसमें लिखने हैं, चाहे वो रोकड़े आधार पर भुगतान किए गए हो या नहीं किए गए हो, प्राप्त किए गए हो या नहीं किए गए हो। उस 1 वर्ष की अवधि के सारे आय और व्यय का लेखा हम करेंगे। यदि अगले वर्ष का या पिछले वर्ष का कोई राशि प्राप्त हो गई है तो उसको घटा देंगे, और यदि चालू वर्ष की कोई राशि प्राप्त करनी या भुगतान करनी रह गई है तो उसको हम जोड़ देंगे। हमें वर्तमान वर्ष जो वित्तीय वर्ष उसके पूरी 12 महीने की अवधि के आय और व्यय लेने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें क्या बनाना है, आय व्यय खाता बनाना है। क्या बनाना है, आय व्यय खाता। तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर आय व्यय खाता। इकतीस मार्च 2020 को समाप्त वर्ष पर आय व्यय खाता हम बना रहे हैं। तो आय व्यय खाता कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए अब इस आय व्यय खाते में क्या होता है कि पूरे वर्ष के आय व्यय हम लिखते हैं। ठीक है, तो पूरे वर्ष के जो आय और व्यय होते हैं, तो अंग्रेजी में जब हम बनाते हैं तो इसका हेडिंग क्या लगाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि 31 मार्च 2000 वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता। ठीक है, तो इसको हम दो पक्षों में बांट देते हैं, नाम पक्ष जमा पक्ष। ये नाम पक्ष हो गया और ये जमा पक्ष हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, वे एक्सपेंडिचर या राशि, यहां पर आय और यहां पर राशि। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है उसमें से हमें चालू वर्ष के आय और व्यय लिखने हैं, क्योंकि ये हमें किस अवधारणा पे बना रहे हैं, उपार्जन अवधारणा के आधार पर बना रहे हैं। तो देखिए पहला जो है कि फीस एकत्रित पिछले वर्ष की 80,000 से 5,20,000। देखिए वर्तमान वर्ष में हमें 5,20,000 रुपये फीस प्राप्त हुई है, जिसमें से 80,000 रुपये वो पिछले वर्ष के हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष की अवधि के लेने हैं, तो पिछले वर्ष के तो उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यदि अगर चालू वर्ष की कोई राशि बकाया है तो उसको जोड़ देंगे। तो देखो फीस है वो कितनी है, फीस प्राप्त होती है, इसलिए किस पक्ष में लिखेंगे, आय पक्ष में। फीस कितने, 5,20,000। अब पिछले वर्ष के उसको घटा देंगे, लेस पिछले वर्ष की कितनी है, 80,000 रुपए, तो घटने पर कितनी होगी, 4,40,000 रुपए। और वर्ष की फीस बकाया फीस कितनी है, 30,000 रुपए, यानी चालू वर्ष की अभी तक बकाया फीस कितनी है, 30,000 रुपए, जो प्राप्त होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि हम 12 महीने की अवधि की आय और व्यय लेते हैं। तो ऐड जोड़े, लेस का मतलब घटाएं और ऐड का मतलब जोड़ें। चालू वर्ष की बकाया फीस कितनी है, 30,000 रुपए, जोड़ देंगे तो 4,70,000 रुपए। 4,70,000 रुपए कहा गया, अमाउंट के कॉलम में, राशि के कॉलम में आ गई। उसके बाद में वेतन भुगतान किया, तो भुगतान है वो व्यय पक्ष में आएगा। क्यों, क्योंकि खर्चा है। तो वेतन कितना है, 68,000 रुपए, कितना है, 68,000 रुपए। अब देखिए इसमें लिखा है कि पिछले वर्ष के 5,000 से, यानी 68,000 का जो वेतन भुगतान किया गया है, जिसमें 5 साल है वो पिछले वर्ष के हैं, तो इसको हम घटा देंगे, लेस पिछले वर्ष का कितना है, 5,000 रुपए। तो 5,000 हमने घटा दिया, कितना बच गया, 63,000। और ये कहता है कि चालू वर्ष का वेतन बकाया है 3,000 रुपए, तो चालू वर्ष का वेतन है वो आय व्यय खाते में आना चाहिए था, तो इसको हम जोड़ देंगे। ऐड चालू वर्ष का बकाया वेतन कितना है, 3,000 रुपए। ये कितने हो गए, 68,000 नहीं 66,000, सॉरी 66,000 रुपए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे खर्चे वो हम लिखेंगे। अगला क्या है, मनोरंजन व्यय कितना है, 8,000 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे मनोरंजन व्यय। उसके बाद में टूर्नामेंट व्यय, तो खर्चे भी लिखेंगे हम। टूर्नामेंट में कितना है, 25,000 रुपए। देखिए सवाल पे आपकी नजर रहनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो और सवाल हल कर रहे हो तो पूरा सवाल है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो उसमें बार बार सवाल में हमें सिर्फ राशि देखनी है और ये नहीं देखना पड़ेगा कौन सा खर्चा आय में आएगा, कौन सा व्यय में आएगा। क्यों, क्योंकि सवाल को हमने पढ़ते समय ही उसका विश्लेषण कर लिया था कि कौन सा खर्चा आय में जाएगा, कौन सा खर्चा व्यय में जाएगा। तो ये हो गया टूर्नामेंट व्यय। उसके बाद में मीटिंग व्यय, मीटिंग में कितना है, 18,000 रुपए। उसके बाद में यात्रा व्यय, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है 7,000 रुपए। उसके बाद में पुस्तक व पाक्षिकों का क्रय, देखिए बुक्स होती है वो एक लाभकारी संस्थाओं के लिए क्या होती है, संपत्ति होती है। लेकिन पाक्षिकों में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैगजीन होती है, जो पत्र पत्रिकाएं होती है, उनका जो मूल्य होता है, चाहे क्रय हो चाहे विक्रय हो, वो आयगत प्रकृति का होता है और आय व्यय खाते में लिखाते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं, आय व्यय खाता बना रहे हो। आय व्यय खाते के अंतर्गत समस्त आयगत प्राप्ति यानी आयगत आय और आयगत व्यय का लेखा हमें करेंगे। ठीक है, तो आयगत मद का लेखा करेंगे। तो ये क्या कहता है कि पुस्तक व पाक्षिकों का क्रय, जिसमें पुस्तक की राशि 31,000 रुपए, तो 40,000 रुपए में से 31,000 की पुस्तक होगी, तो मैगजीन कितने की होगी,
जो पाक्षिक है वो कितने की होगी, 9,000 रुपए की। तो हम यहाँ लिखेंगे पाक्षिकों का क्रय का क्रय। तो पाक्षिक क्या हो गई, मैगजीन पत्र पत्रिकाएं जिनका प्रकाशन 15 दिन की अवधि से होता है। तो यहाँ पर कितने कर देंगे, 9,000 रुपए। उसके बाद में किराया 15,000 रुपए किराया लिख देंगे। उसके बाद में डाक में पोस्टेज एक्सपेंसेस, डाक में पोस्टेज कितना है, 6,000 रुपए। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई व लेखन सामग्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है, 18,000 रुपए। ठीक है। प्राप्त दान कितना है, 25,000 रुपए। तो वो किसमें आएगा, आय में। दान प्राप्त डोनेशन लिखेंगे किस साइड में, 25,000 रुपए आय पक्ष में। ठीक है। तो अब आय पक्ष के और व्यय पक्ष की हम जोड़ लगाएंगे, और यदि आय पक्ष की जोड़ ज्यादा है, राशि ज्यादा है व्यय पक्ष से, तो वो अधिक होगा, और अगर व्यय पक्ष की राशि आय पक्ष की राशि से ज्यादा है तो वो न्यूनता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, न्यूनता को। तो हम पहले आय पक्ष की जोड़ लगाते हैं। तो आय पक्ष की जोड़ लगाने पर हमारे पास आता है 4,17,000, 25,000, 4,95,000 रुपए। ठीक है। और जो व्यय पक्ष की हम जोड़ लगाते हैं तो इसकी जोड़ आती है 1,72,000 रुपए। कितनी, 1,72,000। और जब 4,95,000 में से 1,72,000 घटाते हैं, यानी आय पक्ष की जोड़ है वो व्यय पक्ष से कितनी ज्यादा होगी, 3,23,000 रुपए। तो हम इसको लिखेंगे आधिक्य अधिशेष, आधिक्य या अधिशेष। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरप्लस। और ये सरप्लस कहां जाता है, तोलन पत्र के पूंजी निधि में जाके जुड़ता है, बैलेंस शीट की कैपिटल फंड में जाके जुड़ता है। तो ये बैलेंसिंग, इसके आगे हम वेब लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी अंतर की राशि 3,23,000 रुपए। और खाते की जो जोड़ है वो 4,95,000 रुपए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आय व्यय खाता बनाया है कि इसमें दो पक्ष बने, नाम पक्ष व्यय हो गया और जमा पक्ष आय हो गया। समस्त व्यय हमने व्यय पक्ष में लिखे, समस्त आय को आय पक्ष में लिखा। हमें ध्यान क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि जब हम आय और व्यय खाता बनाते हैं तो आय व्यय खाते के अंतर्गत चालू वर्ष की यानी चालू वित्तीय वर्ष की 12 अवधि के आय और व्यय का लेखा करना है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष की कोई राशि शामिल है तो उसको घटा देना है, और यदि अगले वर्ष की वित्तीय राशि है तो उसको भी घटा देना है। क्यों, क्योंकि वो तो अगले वर्ष की तो अग्रिम हो गई और पिछले वर्ष की क्या हो गई, बकाया हो गई। लेकिन हमें तो चालू वर्ष का लेखा करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो चालू वर्ष की यदि कोई राशि बकाया है तो उसको हमें जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जो राशि आती है उसको हम अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। और समस्त व्यय का लेखा हम कर देंगे व्यय पक्ष में, और आय का लेखा कर देंगे आय पक्ष में। अगर आय की जोड़ ज्यादा होती है और व्यय की कम होती है तो अंतर है वो आधिक्य अधिशेष सरप्लस कहलाएगा। और यदि व्यय की जोड़ ज्यादा है और आय पक्ष की जोड़ यानी जमा पक्ष की जोड़ कम है तो ये क्या कहलाएगा, न्यूनता डेफिशिएंट कहलाएगी। ठीक है। तो आय व्यय खाते का जो जमा शेष है वो तो हमेशा अधिक्य न्यूनता को बताता है, और नाम शेष है वो हमेशा न्यूनता को बताता है। जमा शेष तो अधिक्य व अधिशेष को बताता है, और नाम शेष है वो डेबिट शेष है वो किसको बताता है, न्यूनता को बताता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आज आय व्यय खाता बना के देखा है कि एक अलाभकारी संस्था है किस प्रकार से अपने लेखा पुस्तकों में आय व्यय खाता बनाती है। तो आप ये प्रश्न उतारेंगे, जो चैप्टर है उसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करेंगे, और जो उदाहरण है जो प्रश्न है उनको हल करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आय व्यय खाते का निर्माण है वो अलाभकारी संस्था की पुस्तकों में किया जाता है। तो पहले विद्यार्थियों, मेहनत करो, पढ़ो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो पूछो। ठीक है। और जो आपको बताया जा रहा है उसको मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछें। तो आशा करता हूं कि ये जो आज की क्लास है वो आप सबके समझ में आई होगी। ये जो वीडियो है वो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।